हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गांधीयन ईरा या गांधी युग के बारे में। और आज की क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये एक थ्योरी क्लास है। ये आपके जो प्यारे से छोटे छोटे नोट्स के रूप में आप लिखते हैं हिस्ट्री को, वो क्लास है। इसके लिए एक यूपीएससी की बुक का प्रेफरेंस लिया है। तो आप सबसे ये आग्रह है कि अगर कुछ डेट इधर इधर हो गई, क्योंकि यूपीएससी और अदर जो आपके यहाँ पर एनसीईआरटीज वगैरह होती है, उनमें हल्का सा आपका डिफरेंस होता है कई बार, ठीक है। तो उसके लिए माफ कीजिएगा। एंड द सुपर सुपर स्पेशल शो आज का ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए माफी मांगेंगे। और आप सबसे एक प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया है। और जो पहली बार देख रहे होंगे, आप इसको प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि लंबी आपकी वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ है इसमें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गांधी युग में उनके जन्म से लेकर। हालांकि गांधीयन ईरा हिस्ट्री में आपका 1915 से शुरू होता है, जो वो भारत में आता है, बट हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। तो जी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर एक सेकंड, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से लोग इनको भाई कहते थे। आपका इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, राजकोट शहर में वे दीवान थे। और इनकी माता का नाम जो है वो पुतलीबाई था। 1883 में, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए, 1883 में 14 साल की अवस्था में ही इनका जो विवाह है वो कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। और इनके 4 पुत्र होते हैं, हरिलाल, मणिलाल। ये आपका एनसीईआरटी ने तो बहुत बार पूछा है। हरिलाल एनटीपीसी ने बहुत बार पूछा है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और यमुना लाल बजाज जो है वो इनके दत्तक पुत्र जो है, यानी कि 5वें पुत्र उनको बोला जाता है। 1888 में ये अपनी उच्च शिक्षा के यानी कि हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए थे, और वहां पर इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी करके ये बैरिस्टर बने थे। 1891 में पढ़ाई पूरी करके ये भारत लौटे थे, और बंबई और राजकोट में इन्होंने अपनी जो वकालत है वो शुरू करी थी। एक गुजराती व्यापारी थे जो अफ्रीका में रहते थे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में, यहां से असली कहानी शुरू होती है। 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, जहां उन्हें रंग भेद का सामना जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद 1894 मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर, बहुत बार पूछा गया है, वहीं रहकर सामाजिक कार्य और वकालत करने का फैसला उन्होंने किया। और नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना है इन्होंने साउथ अफ्रीका में करी। दक्षिण अफ्रीका में नटाल क्षेत्र के समीप डरबन में जब ये आपका सेंट पीटर मार्टिन स्टेशन पर पहुंचे थे, तो इन्हें ट्रेन से जो है वो नीचे धकेल दिया गया था, क्योंकि वहां पर फर्स्ट एसी में इंडियंस का जाना जो है वो, या फिर कहिए जो काले लोग होते हैं उनका जाना जो है वो अवॉइड था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया था। 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए थे। 1901 में पहली बार ये भारत आए थे, और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को यह आश्वासन दिया था कि आपको जब भी मेरी जरूरत होगी, मेरी सहायता की जरूरत होगी, तो बिल्कुल आप मुझे वापस जो है वो बुला सकते हैं। इसके बाद 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर ये दोबारा जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1915 में ये आपका पहली बार आए थे, नहीं, उससे पहले ये भारत आना जाना का कई बार हुआ था। 1903 में जोहान्सबर्ग में इन्होंने वकालत का अपना दफ्तर खोला। 1904 में अगेन एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ईयर आ जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो आपका शिल्पकार है कालीन वाक, ठीक है, की मदद से फेनिक्स फॉर्म, बहुत पूछा जाता है, फेनिक्स फॉर्म की जो है ये स्थापना करते हैं 1904 में। महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका लिखा था, जो कई भाषाओं में आपका यहाँ पर लॉन्च हुआ था, प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, लेकिन वो उर्दू भाषा में आपका नहीं हुआ था। ये सवाल भी आपका यूपीपीसीएस में आपका पूछा गया है। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध ध्यान रखिएगा, जोहान्सबर्ग में पहला सत्याग्रह अभियान जो है वो आपका वहां पर आरंभ किया गया था। उसके बाद 1907 में ब्लैक एक्ट, ठीक है, 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध जो है ये सत्याग्रह इनके द्वारा चलाया गया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी
रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो आपके जलाए गए थे। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को क्या है वहां पर जेल जाना पड़ा था। 1909 ठीक है, जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने ये इंग्लैंड रवाना हुए थे और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक जो है इन्होंने आपका लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हिंद स्वराज भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। अब मई 1910 आ जाता है, जोहान्सबर्ग के निकट ही टोल्स्टॉय फार्म, ये नाम ध्यान रखना, ये आपका आएगा आगे भी ठीक है। टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना जो है वो करी जाती है और जिसको आज के टाइम पर आप क्या कहते हो, गांधी आश्रम वहां पर कहा जाता है। 1913 में रंगभेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जो है वो फिर से एक सत्याग्रह आपका जारी होता है और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु जो है वो मान लिया था। महात्मा गांधी को आंदोलन की जो प्रेरणा मिली वो रूस के विद्वान लियो टोल्स्टॉय से मिली थी। इन्हीं से महात्मा गांधी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। ये आपको याद रखना है, ये सवाल आपका बना हुआ है आपके रेलवेज में ही ग्रुप डी के अंदर। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की जो प्रेरणा मिली, अच्छा आगे क्वेश्चन भी आएगा कि पहला भूख हड़ताल इन्होंने कब किया था। ठीक है, भूख हड़ताल की जो प्रेरणा मिली वो जर्मन विद्वान थे रस्किन, उनसे इनको मिली थी। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती कराया था। ठीक है, इस सोच में, या फिर कहते हैं एक उदारवादी सोच होती है कि भाई चलो हम इनकी मदद करेंगे तो हो सकता है ये हमारी मदद कर दे और हमारा पीछा छोड़ दे, ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद की भी उपाधि दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह जो आपका सबसे पहला सत्याग्रह होगा, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये महात्मा गांधी जी की कुछ उपाधियां हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बापू कहा था, राष्ट्रपिता और बापू दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको क्या कहा था, बापू कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। उसके अलावा विंस्टन चर्चिल जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं तो वहां पर विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। शेख मुजफ्फर रहमान, मुझे बताइए जरा ये किस देश के जनक या फिर फादर ऑफ द नेशन जो बोला जाता है वो किस देश के हैं थे? सॉरी, शेख मुजफ्फर रहमान जो है इन्हें जादूगर की उपाधि दी थी। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसको बनाया गया था, स्थापना करी गई थी। तो इन्होंने इसको मंगल बाबा की उपाधि जो है वो दी थी गांधी जी को। ओके, आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले 100 और 200 सालों के बाद शायद, ठीक है, ही कोई इस बात पर विश्वास करे कि एक ऐसा बिना हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर आपका यहाँ पर था। ठीक है, समहाउ ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर वो थे। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है कि शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी फाइनली 1915 को महात्मा गांधी जो है वो भारत लौट आते हैं। इस तिथि को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आज के टाइम पर भी सेलिब्रेट जो है वो करते हैं। आगे उन्होंने अहमदाबाद के समीप सबसे पहले, अब आते ही वो आंदोलन नहीं करने लगे थे, सबसे पहले अहमदाबाद के समीप आपका जो कोचरक स्थान पर 1915 में ही इन्होंने एक आश्रम स्थापित किया था जिसको बाद में चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इनके आश्रम के लिए जो धन दिया गया था वो आपका अंबालाल साराभाई के द्वारा दिया गया था। 1916 में महात्मा गांधी कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन, जिसमें आईएनसी के गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं और लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार जो है वो कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण के लिए, जो नील की खेती के विरुद्ध आपका यहाँ पर आंदोलन चलाना था, उसके लिए मनाते हैं, उनको बुलाते हैं कि आइए और आप हमारा साथ दीजिए। ठीक है, जो 3 कठिया प्रणाली के रूप में भी आपका जाना जाता है, और उन्हें चंपारण आने का आग्रह जो है वो आपका करते हैं राजकुमार शुक्ल। ये भी एक क्वेश्चन है, हर लाइन एक क्वेश्चन है आपके लिए। 1917 में, अब 1917 में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और वहां एक सफल सत्याग्रह करते हैं। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति तो यहां से समाप्त कर दी थी और ये आंदोलन नीले जमींदारों के विरुद्ध था, जो नील की खेती के जमींदार थे। ठीक है, यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इनको क्या दिया था, महात्मा की उपाधि दी थी। अब 1918 में महात्मा गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह जो है वो करते हैं, जो किसानों के बढ़े
हुए टैक्स को लेकर आपका होता था, या उसके विरोध में था। अब 1918 में ही महात्मा गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल होती है उस सत्याग्रह में भाग लेते हैं, और ये पहला ऐसा आंदोलन था जहां पर ये भूख हड़ताल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूख हड़ताल का प्रयोग जो है वो करते हैं 1918 पे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, रोलेट एक्ट आता है 1919 में। ठीक है, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेट ने, ठीक है, आपका यहाँ पर रोलेट एक्ट लेके आता है, जिसके तहत किसी को भी शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, उसको कोई वकील नहीं दिया जाना था, कोई उससे सफाई नहीं मांगी जानी थी। अब 30 मार्च 1919 को, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो, ध्यान रखना, कर मत दो ये आंदोलन चलाया जाता है, लेकिन ये जो कर मत दो का नारा है ये श्री वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा दिया गया था। अब 6 अप्रैल आ जाता है 1919 को, गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल की जाती है और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस सत्याग्रह का आपका जो केंद्र था वो पंजाब रहता है, ध्यान रखिएगा। इसको बिना वकील बिना दलील वाला कानून बोला जाता है, रोलेट एक्ट को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको काला कानून जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था, और इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता थे उस टाइम पे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को एक सभा एकत्रित होती है। बहुत सारे लोग जो है वहां पर एकत्रित होते हैं। अब आगे की कहानी देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाता है। ठीक है, तो वो जनसभा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही थी, और यहीं पर आपका क्या होता है, अच्छा, इस टाइम पर अगर आपसे वायसराय पूछ लेंगे भारत का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चेम्सफोर्ड है, क्योंकि 1919 का टाइम है, तो उस टाइम पे वायसराय जो है वो भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से वायसराय कहने लगे थे। ओके, इसमें बच्चा क्या है, हंसराज नामक भारतीय, एक हंसराज नामक भारतीय था जिसने जलियांवाला बाग की सूचना जो है वो अंग्रेजों को दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ था। गांधी जी ने अपनी जो केसरी हिंद की उपाधि है, ठीक है, इसकी उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो सर की उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि है, उसको वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपको पता है ना कि पंजाब का जो गवर्नर होता है जनरल आर डायर, वो गोली चलाने के आदेश दे देता है, और जो भीड़ है बस वो अपनी जान बचाने के लिए कोई कुएं में कूद जाती है, कोई दीवार फांदने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी जान वो नहीं बचा पाते। ऑफिशियल डाटा कहता है कि 389 के आसपास जो है वो डेथ हुई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डेथ जो है वो उस टाइम पर हुई थी। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से जो है वो आपका क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए फिर एक हंटर कमीशन का गठन किया था। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेजी सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया गया। जनरल डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई थी, लेकिन कर्मा की सजा मिलती है। 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और समहाउ शायद उस दिन जो है वो आत्मा को शांति मिली होगी जिन्होंने अपना उस टाइम पर जान गंवाई थी। होम रूल आंदोलन आता है इसी के साथ में 1916। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि ये भी गांधी एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 2 होम रूल चलती है। ठीक है, आयरलैंड से ये प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में होती है। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इसी आंदोलन के दौरान कहा गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, जिस कारण उस पर केस करने लंदन चले गए, और 1918 में होम रूल का पहला चरण जो है वो यहाँ पर समाप्त हो गया। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास से शुरू किया गया था। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। जब 1918 में उन्हें छोड़ा गया तो होम रूल लीग हमारे भारत में पूरी तरीके से एक तरह से कहिए समाप्त हो चुका था, क्योंकि उसका उद्देश्य जो था वो राज्यों को स्वशासन था। ठीक है, प्रांतीय व्यवस्था थी। खिलाफत आंदोलन फिर आता है 1919 में ही। टर्की के खलीफा पद को आपका यहाँ पर समाप्त किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी के खिलाफ में अली ब्रदर, कौन कौन थे इसमें अली ब्रदर्स, ठीक है,
यहाँ पर मोहम्मद अली और शौकत अली जो है 1919 में इसको शुरू करते हैं। उसके बाद इसको अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम अभी अरुण जेटली जो है स्टेडियम हो गया है, उसमें होती है। अब इसी के साथ ही भारत में चल रहा था असहयोग आंदोलन, जो कि चल रहा था आपका 1 अगस्त 1920। ठीक है, कई जगह सितंबर भी लिखा हुआ है, ध्यान रखेगा। अब जो आपका खिलाफत मूवमेंट है उसके बाद में अध्यक्ष जो है वो महात्मा गांधी बन जाते हैं और इसको मर्ज कर दिया जाता है जो भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा होता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था ये, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। पहले किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आंदोलन हो रहे थे, चाहे वो चंपारण हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद हो, लेकिन अब जो है अब ये देशव्यापी आंदोलन था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो निश्चित ही 1 वर्ष के अंदर हमें आजादी मिल जाएगी। क्या आजादी मिली? नहीं, बट इस आंदोलन में साथ सभी ने दिया। जो वकील थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया, लोग अंग्रेजों की वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया और दुकानदारों ने उसको बेचना छोड़ दिया। बट यहां से हमें आजादी नहीं मिली। इससे अंग्रेजों को नुकसान तो हुआ लेकिन हमें आजादी नहीं मिली। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन बहुत पूछा जाता है। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। इसका नेतृत्व इसी आंदोलन के दौरान जो मौलाना मजरूल हक ने पटना में शदाकत आश्रम जो है उसकी स्थापना करी थी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू पहले जो इसके पक्ष में नहीं थे, बाद में वो भी इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं और वही बाद में 1923 में, जब 1922 में ये आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो 1923 में आपका यहाँ पर एक पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, क्योंकि देश में फिर इस तरीके का कोई आंदोलन जो है वो चल नहीं रहा था। हालांकि 1928 तक आते आते ये पार्टी भी आपकी खत्म हो जाती है। अब इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष जो थे वो सीआर दास ही थे और पहली महिला वसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 को होता क्या है कि गोरखपुर यूपी के अंदर है, ये एनटीपीसी ने पूछ लिया है। ठीक है, चोरा चोरी में भीड़ ने 22 लोगों को, ठीक है, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। अब देखिए, इससे अहिंसक चला रहे थे लेकिन यहां पर आपका क्या हो गया, हिंसा कर दी। तो इसी से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी इस जो आंदोलन है इसको स्थगित कर देते हैं। इसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती है। ठीक है, जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि भैया आज के टाइम पर देश का जो मनोबल है वो चरम पर था और इस टाइम पर गांधी जी का ये सत्याग्रह रोकना ये एक कायरतापूर्ण कार्य है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती है, कोई भी इसके फेवर में होता नहीं है। ठीक है, अब यहां से आपका स्वराज पार्टी या स्वराज दल का कैसे निर्माण होता है, तो 1922 में स्थगित कर दिया जाता है। तो यहीं से अब आपकी स्वराज पार्टी का गठन होएगा। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष सीआर दास, महासचिव बने मोतीलाल नेहरू और इस पार्टी के संस्थापक भी यही थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा यानी कि संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधाएं डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। और शायद यही जो है इस पार्टी के खत्म होने का रीजन भी बना, क्योंकि बाद में जाकर जैसे मोतीलाल नेहरू जी ने भी एक पद जो है वो ग्रहण किया था, जिससे जनता का विश्वास जो है वो इस पार्टी से समहाउ हट गया और 1928 में ये पार्टी जो है वो निरस्त हो गई। अच्छा, अब आता है आपका साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा है, उससे पहले की थोड़ी स्थिति जानिए। 1919 में ही भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। कौन से में? 1919 वाले में। घुमा फिरा के पूछेगा जरूर। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना कर दी और इसमें 7 सदस्य थे जो सारे के सारे आपके अंग्रेज थे, क्योंकि उनको ये डर था क्या बोलते हैं आपके ब्रिटिशर्स को कि कहीं सरकार चेंज ना हो जाए आगे आने वाले 2 सालों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचता है तो उसका अत्यधिक विरोध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे गोरे थे। भारत के लिए कुछ ला रहे हो तो भारतीयों को तो रखो। तो इसी में लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज हो जाता है, जिसमें चोट के कारण उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है। और लाला लाजपत राय जी ने कहा भी था इसी आंदोलन में कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील जो है वो आपकी साबित होगी।
अब इसी के बाद आप सबको पता है कि भगत सिंह इसका बदला लेना चाहते थे, ठीक है। तो सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह पे जो मेन मुकदमा था वो आपका असेंबली में बम फेंकना नहीं था, सॉन्डर्स की हत्या जो वो करते हैं उसका आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दी गई और समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया। इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी और जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो इसका समर्थन कर रही थी। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट जो है वो दे ही दी। अब ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, इसी के आधार पर जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो पारित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे सवाल आपके कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी तो नहीं हो गई वीडियो, कोई बात नहीं, बड़ी हो गई तो बट आप इसको देख लेंगे जरूर। लाहौर अधिवेशन 1929 को होता है, जिसमें आपका 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाया जाता है। रावी नदी, नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। रावी नदी के तट पर आपका झंडा भी फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है स्पेशली अगर हम बात करें, ठीक है। और ये कोर्ट भी उनके द्वारा कहा जाता है कि मध्य रात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा होगा। इसके बाद गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग जो है वो इरविन के सामने रखी जाती है, जिसको मानने से वो इनकार कर देता है। और ये वही टाइम होता है जब लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी होती है, जिसमें कांग्रेस ने फिर से जाने से मना कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लंदन से ये आदेश आता है या ब्रिटेन से ये आदेश आता है कि आपको गांधी जी को इसमें लाना ही होगा। और वहां पर फिर आपका जो है, ठीक है, इरविन की ये बात, इरविन गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग है उसको क्या करते हैं, मानने के लिए आग्रह करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं। गांधी जी ने इरविन को 11 सूत्रीय मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने उसको अस्वीकार कर दिया। यहां से महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल पड़ते हैं। नमक कानून यहां से आ गया, नमक आंदोलन। उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी और 240 मील, ठीक है, की यात्रा को 24 दिन में उन्होंने पूरा किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी की थी। गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक जो है वो पहली बार बनाया था। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी यहां से शुरू किया था। लेकिन इसको फिर क्या हुआ, इसमें फिर आपका वो 11 सूत्रीय मांग और आईएनसी की तरफ से गांधी जी को जब लंदन भेजा जाता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, राजपुताना जहाज से वो जाते हैं, वहीं पर चर्चिल उनको अर्धनग्न फकीर बोलता है। तो वहां पर आपका संभाव जो भारत के पर्सपेक्टिव से या भारत के जो हित में बात करनी थी वो वहां पर नहीं की जाती है। तो वहां से आकर गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपका क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक सवाल पूछा जाता है दक्षिण भारत में इसका आपका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा इसका नेतृत्व जो है वो हमारे दक्षिण भारत में किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर गांधी इरविन समझौता आपका हो जाता है 1931 में। अच्छा, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 1930 से 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन। पहला आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 में, आईएनसी भाग नहीं लेती है। दूसरा 7 सितंबर 1931 को होता है, महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिसके कारण गांधी जी इस सम्मेलन को छोड़कर जो है वो आ गए थे। ओके, उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 1932 में, आईएनसी नहीं जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो जरूर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब पूना समझौता होता है आपका 24 सितंबर 1932 को। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई, दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया। महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल, अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, जेल में अनशन पर बैठ गए थे वो तेज बहादुर शफरू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर ना 148 कर दिया जाता है, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो है वो आपका यहां से दिया जाता है। अच्छा, ये सवाल एनटीपीसी ने अभी हाल ही में पूछा है कि किसके सिग्नेचर होते हैं गांधी जी की तरफ से, मदन मोहन मालवीय जी के सिग्नेचर होते हैं। हरिजन सेवक संघ जो है, महात्मा गांधी दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में अखिल भारतीय आपका अस्पृश्यता संघ जो है उसकी स्थापना की, जो आगे चलकर आपका
हरिजन सेवक संघ ही आपका कहलाए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पता है कि 1906 में, मतलब पहले ही हो जाती है, बट यहाँ से अब पाकिस्तान जो है अपना जो कि हमें एक अलग देश चाहिए मुस्लिमों के लिए, उसकी बात जो है वो करने लगता है। तो मुस्लिम लीग 1906 में आपकी स्थापना होती है। यहाँ पर ढाका में इसकी स्थापना होती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो आपका 16 अगस्त 1946 को शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो घोषित किया था। इसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे जो है वो फैल गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नौखली में हुआ था। मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आजाद करो। यहीं पर जब भारत आजाद हो रहा था तो महात्मा गांधी आपके इसी इलाके में गए हुए थे। और उसके बाद आप सबको पता है कि माउंटबेटन प्लान आता है और भारत के एक तरह से कहिए कि दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक पाकिस्तान बना दिया जाता है, 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। एक भारत रह जाता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में आपकी खींच दी जाती है, जहां से भारत और पाकिस्तान का यहां से बंटवारा हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माणकर्ता कहा जाता है। लियाकत अली वहां के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ये आपको जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे, ठीक है। प्रधानमंत्री जो बने, जो आपके वहां के संयुक्त भारत के वित्त मंत्री भी थे, ठीक है। तो ये आपके लिए गांधीयन ईरा का हमने कोशिश करी है कि इस बार थ्योरी पार्ट आपको कराया जाए। 10 मिनट नहीं है, थोड़ा लंबा है, आई एम सो सॉरी उसके लिए, बट इतनी सारी चीजें हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल परीक्षा पत्र पर मिल जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब आप सबका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज इसको पूरा देखिएगा एंड पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपके लिए होंगे जो गांधी जी से थोड़े अलग होंगे। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।